हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करेंगे, जो है सिटीजनशिप। इसके ऊपर बेसिकली हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजनशिप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि हु आर इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तब आपको एक्सप्लेन करना है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, जो हमारे पार्ट सेकेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करे गए हैं, बताए गए हैं। ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ की टर्म्स हैं जो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल सिटीजनशिप जो है उसका मीनिंग क्या होता है। तो सिटीजनशिप एक स्टेट ऑफ पर्सन होता है जिसे यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन को रिकॉग्नाइज करा गया है किसी कस्टम या किसी लॉ के अंदर कि वो उस सोवरेन स्टेट का एक लीगल मेंबर है, या वो इस पर्टिकुलर नेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है। एक पर्सन के मल्टीपल सिटीजनशिप हो सकते हैं, बट इंडिया के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का रूल है। अगर पर्सन जिसके पास में कोई सिटीजनशिप नहीं है किसी भी स्टेट की, उसे स्टेटलेस कहा जाता है। और पर्सन जो स्टेट बाउंड्री के ऊपर रहता है, जिसका टेरिटोरियल स्टेटस अनसर्टेन है, अनक्लियर है, उसे बॉर्डर लैंडर कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 5 को। वो बात करता है पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि क्या सिटीजनशिप होगी पर्सन हु इज डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो वर्ड डोमिसाइल का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? तो डोमिसाइल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हो इस इंटेंशन के साथ में कि आप वहाँ पर रहना चाहते हो। ये पर्टिकुलरली रिफ़र करता है किसी भी स्टेट, कंट्री और सिटी को। एक पर्सन के काफ़ी सारे रेजिडेंस हो सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही डोमिसाइल होगा। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है हमारा पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो इसके लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है कि या आप तो डोमिसाइल हो इंडिया के अंदर, ये तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसके साथ में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, दैट ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, or he was residing in India for 5 years immediately before 26 January 1950। 26 जनवरी 1950 ही डेट क्यों ली? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था। ये डेट हमें ये बताती है कि इस डेट से कौन कौन इंडियन सिटीजन्स जो है वो माने जाएंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, मोहम्मद रज़ा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इस केस में क्या हुआ था कि पहले जो टर्म डोमिसाइल है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं करा गया था। इसका सिर्फ हम मीनिंग ये मानते थे कि कोई भी परमानेंट होम या परमानेंट प्लेस जहाँ पे पर्सन जो है इस इंटेंशन के साथ में रहता है कि वो बहुत मतलब कितने भी टाइम के लिए वो वहाँ पर रह सकता है। अब इस केस में हुआ क्या कि एक अपीलांट था जो इरानियन नेशनल था बाय बर्थ। वो इंडिया आता है फ्रॉम जेद इन ईरान अपने मैटरनल अंकल के साथ में, जो कि एक इरानियन नेशनल थे, इन 1938 के अंदर। और वो कितने साल का था उस टाइम पे? वो 13 ईयर्स का था। कोई भी रिकॉर्ड ये शो नहीं करता है कि वो किस पासपोर्ट से एंटर्ड हुआ इंडिया के अंदर। फिर जनवरी 1945 में उसने ईरानियन पासपोर्ट ऑब्टेन करा और फिर वो इराक चला गया पिलग्रिमेंट्स के पे, और उस पासपोर्ट ने ये शो किया कि उसका आइडेंटिटी क्या है। वो आइडेंटिटी कार्ड होल्ड करता है एक इरानियन गवर्नमेंट का, यानी कि वो कहाँ का है, ईरान का है। फिर जब वो पिलग्रिमेज से रिटर्न करता है ऑन मार्च 22 1946, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन रूल्स 1930 एज एन ईरानियन नेशनल, यानी कि 22 मार्च 1946 को वो अपने आप को एज अ ईरानियन नेशनल क्या कराता है, रजिस्टर्ड कराता है। और मई 25 1951 को वो ऑब्टेन करता है एक रेजिडेंशियल परमिट अंडर फॉरेनर्स ऑर्डर 1938, जिसमें उसे परमिट किया जाता है कि वो इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर डेट तक या इस सर्टेन डेट तक रह सकता है। ये जो परमिशन थी वो टाइम टू टाइम क्या करी जा रही थी, उसके रिक्वेस्ट के ऊपर एक्सटेंड करी जा रही थी। ऑन दिसंबर 2 1957 को क्या होता है, वो लास्ट रिक्वेस्ट जो उसने करी थी इंडिया के अंदर रुकने की, उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया और उसे ऑर्डर करा गया अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 कि वो इंडिया को क्या कर दे, छोड़ के
चला जाए। और केस का कंक्लूजन ये निकला कि अपीलाइंट जो था वो सिटीजन नहीं है, क्योंकि जो भी सर्कमस्टेंसेस थे वो इनसफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि उसका डोमिसाइल क्या है। तो इसीलिए वो आर्टिकल 5 के अंदर उसे सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल नहीं मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। उन लोगों की सिटीजनशिप क्या होगी, वो सिटीजन माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे इंडिया के, जो लोग पाकिस्तान से कहाँ माइग्रेट कर गए हैं, इंडिया के अंदर। अब इसमें एक डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 19 जुलाई 1948। इसमें दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। 19 जुलाई 1948 जो है वो एक परमिट सिस्टम लागू हुआ था इस डेट को, तो इसीलिए इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे कि वो लोग जो बिफोर 19 जुलाई 1948 को क्या कर गए हो, माइग्रेट कर गए हो पाकिस्तान से इंडिया, तो उन्हें इंडियन सिटीजन कब माना जाएगा, अगर वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सबसे पहली, या तो वो खुद या उसका कोई भी पेरेंट या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म कहाँ हुआ हो, इंडिया के अंदर हुआ हो, और वो सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी कि इंडिया में माइग्रेट करने की डेट से वो इंडिया के अंदर ही क्या कर रहा हो, रिसाइड कर रहा हो, रह रहा हो। अब उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करेंगे जो ऑन या आफ्टर 19 जुलाई 1948 को क्या करे हो, माइग्रेट करे हो पाकिस्तान से इंडिया, तो उनके लिए ये कंडीशंस को फुलफिल करना नेसेसरी है। यानी कि जो भी लोग 19 जुलाई 1948 को माइग्रेट करे हैं पाकिस्तान से इंडिया अंडर अ परमिट सिस्टम, उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कराना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज एन इंडियन सिटीजन। इसमें कंडीशंस ये है कि या तो वो खुद या उसके कोई भी पेरेंट या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म कहाँ हुआ हो, इंडिया के अंदर हुआ हो, या फिर वो रिटर्न हुआ हो अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, कि वो वहाँ पे वापस से रीसेटल करना चाहता है। रीमाइग्रेशन यानी कि माइग्रेट होने के 6 महीने के बाद वो क्या कर रहा, मतलब एटलीस्ट वो 6 महीने तक, 6 मंथ तक वो क्या कर रहा, वहाँ पे रह रहा हो। उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी हो ऑफिसर को, और जो भी ऑफिसर था उसने उसे रजिस्टर्ड किया हो एज अ सिटीजन बाय दैट ऑफिसर, यानी कि उस ऑफिसर ने उसे क्या कर लिया हो, इंडियन सिटीजन की तरह पे रजिस्टर्ड कर लिया हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हो, तो उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा। तो दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च, ये डेट में 1947 आर नॉट इंडियन सिटीजन। जो भी लोग 1 मार्च 1947 के बाद में इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। बट अगर वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करने के बाद में वापस से रीमाइग्रेट कर गए हो इंडिया के अंदर, तो ही उन्हें क्या करा जाएगा, सिटीजन माना जाएगा। अगर वो परमिट के साथ में वापस आते हैं, परमिट फॉर रीसेटलमेंट, तो उन्हें वही सारे प्रोसेसेस को वापस से फॉलो करना पड़ेगा जो हमने आर्टिकल 6 के अंदर देखे थे। यानी कि अगर कोई पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करा हो वापस से, यानी कि पहले वो इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से वो वापस माइग्रेट करके अगर इंडिया आता है अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, तो उसे टोटल वापस से वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। जिसपे कंडीशंस क्या क्या है कि वो या उसका कोई भी पेरेंट या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो, वो इंडिया के अंदर रिटर्न करा हो अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, वो रिसाइड कर रहा हो इंडिया के अंदर फॉर 6 मंथ आफ्टर रीमाइग्रेशन, और एप्लीकेशन उसने सबमिट करी हो फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, और उस ऑफिसर ने उसे रजिस्टर्ड कर लिया हो एज एन इंडियन सिटीजन। अब मैंने यहाँ पे 3 आर्टिकल क्यों लिखे हैं, वो इसलिए कि आर्टिकल 5 बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो इंडियन टेरिटरी के अंदर रहते हैं। आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करे हो, और आर्टिकल 7 उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गए हो और पाकिस्तान से वापस माइग्रेट करके क्या हुए हो, इंडिया आए हो।
अब मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई भी पर्सन जिससे सिटीजनशिप मिलती है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के अंडर, लेकिन आर्टिकल 7 कहता है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो आर्टिकल 7 की ही बात मानी जाएगी, यानी कि आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को। यानी कि कोई भी पर्सन अगर जिसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर हुए हो 5 और 6 के अंदर, लेकिन वो 7 के अंदर नहीं माना जा रहा है, तो उसे नहीं माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजन है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल नंबर 8, जो बात करता है सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन वो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया। तो उनकी सिटीजनशिप को कैसे डिसाइड करा जाएगा, तो उनकी सिटीजनशिप को डिसाइड करा जाएगा कि या तो उसके कोई भी पेरेंट या उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट या वो खुद कहाँ पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो, यानी कि पार्टीशन से पहले, या फिर ही वॉज रिसाइडिंग, जहाँ पे भी वो रह रहा है उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है एज एन इंडियन सिटीजन बाय द डिप्लोमेटिक काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि उसने अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड करा रखा है जिस भी वो कंट्री के अंदर रह रहा हो। आर्टिकल 9 बात करता है कौन लोग सिटीजन नहीं माने जाएंगे, कौन इंडियन सिटीजन्स नहीं होंगे। तो अगर कोई भी पर्सन किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को वॉलेंट्रली एक्वायर कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसे इंडियन सिटीजन कंसिडर नहीं करा जाएगा और वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करता है। मान लो कोई पर्सन है इंडिया में रहता है, अब उसने क्या कर लिया, उसने यूएसए की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया और इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया, तो अब वो इंडियन सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। जिन भी पर्सन को किसी भी प्रोविजन के अंडर सिटीजनशिप एक्वायर हुई है, किसी भी प्रोविजन मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, जिस भी पर्सन को इनके अंडर सिटीजनशिप एक्वायर करी है तो वो कंटिन्यू करेंगे टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो सब्जेक्टेड होंगे टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई भी लॉ बनाता है तो वो उसके लिए क्या होंगे, उनके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी कि आर्टिकल 10 के थ्रू पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग दी सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बात करता है आर्टिकल नंबर 11, जो बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि आपको जब सिटीजनशिप मिल गई उसके बाद में जो भी राइट्स है उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। यानी कि अगर आपको आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 के अंदर आपने कोई भी सिटीजनशिप को एक्वायर करा है, कोई भी सिटीजनशिप आपको मिली है, आपको इंडियन सिटीजन माना गया है, तो उनकी सिटीजनशिप को पार्लियामेंट रिवोक भी कर सकती है और एक्विजिशन के रिगार्डिंग में भी लॉज बना सकती है। ये पूरी की पूरी अथॉरिटी पार्लियामेंट को देता है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 11। ये जो आर्टिकल्स अभी हमने पढ़े आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में, हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मे बी समटाइम्स इन शॉर्ट पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉन्ग के अंदर ही पूछा जाता है। इसमें एक और तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। वो जो तरीका है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंदर हमें 5 तरीके बताए हैं टू एक्वायर द सिटीजनशिप और 3 तरीके बताए हैं जिसमें आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो कौन सा एक्ट है वो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट है। ये एक्ट हम नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे पर्सन जो है वो एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और कौन सी ऐसी कंडीशंस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पर्सन की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 क्या कहता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। थैंक यू।